चलिए स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रैपिड रिवीजन, जिसमें पूरा इन्वेंट्री चैप्टर का सारा नोट्स पहले मैं समरी फॉर्मेट पे विथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा और फिर सीएमएट के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। आइए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखेंगे, अगर आया तो ट्रू फॉल्स के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो कौन सा एज डील करता है बेटा? या एज 2। सबसे पहले आपको समझना है इन्वेंट्री। कभी थ्योरी में एक आ सकता है कि डिफाइन इन्वेंट्री एज पर एज 2। इन्वेंट्री का मतलब होता है एसेट्स। इन्वेंट्री तो एसेट्स ही है। इन्वेंट्रीज कैन बी डिफाइंड एसेट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी एसेट आपने रखे हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए, दैट इज फिनिश स्टॉक। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल, दैट इज WIP। तो इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी आता है, WIP भी आता है और रॉ मटेरियल्स भी आता है। क्या क्या आता है बेटा? फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल्स। सो ये 3 लाइन का, इस चैप्टर में ये 3 लाइन का डेफिनेशन अगर आप रट लो एग्जाम के लिए अच्छा है। Inventories are assets held by enterprise for sale in normal course of business, in the process of production for sale, for consumption in production of goods or services, for sale including maintenance, supply, consumables other than machinery, spares, servicing equipment, standby। तो मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट, ये सब पीपी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है। तो बेटा इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, पैकिंग मटेरियल्स का नाम सुना है आपने? पैकिंग मटेरियल्स सामान उमान पैक करके देते, दैट इज ऑल्सो इन्वेंट्री। लूज टूल्स, छोटे छोटे आपके फैक्ट्रीज में औजार रहते हैं, वो भी इन्वेंट्री है। स्पेयर पार्ट्स के लिए एक बात ध्यान से सुनेंगे, आपके पास बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स है जो कंटिन्यूसली रेगुलरली जहां तहां यहां वहां सारे जहां यूज होता है, तो इन्वेंट्री होता है। और स्पेयर पार्ट्स कोई डेडिकेटेड फॉर एनी एसेट रखा गया है तो वो पीपी होता है। क्या होता है? पीपी। तो स्पेयर पार्ट्स रेगुलरली यूज्ड और कॉमन है तो उसे मानेंगे इन्वेंट्री, और कोई स्पेसिफिक एसेट्स के लिए रखा गया है तो उसे क्या मानेंगे? पीपी। डन बेटा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल। और ट्रेडिंग कंसर्न में ओनली गुड्स रहता है और गुड्स पैक करके दिया जाता है, पैकिंग मटेरियल। हम लोग क्यों सीख रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन? क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको पता ही है, आप फाइनल अकाउंट पढ़े हो, ट्रेडिंग पे स्टॉक दिखाते हैं, बैलेंस शीट पे भी स्टॉक दिखाते हैं। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को करेक्ट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना चाहिए टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर क्लोजिंग स्टॉक आप गड़बड़ दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो प्रॉफिट भी कम जाएगा। और बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन, सो 2 ऑब्जेक्टिव तो आप ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट में करते हो, करेक्ट PL, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। और लिक्विडिटी पोजीशन, करंट एसेट्स है, लिक्विडिटी पोजीशन, और मोदी जी को खुश करने के लिए कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। सो थ्योरी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, करेक्ट प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड रहेगा तो करेंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, करेंट ईयर का प्रॉफिट कम, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा। अगर ओके ये हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट था। ये ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान देखना। वैल्यूएशन, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, आइटम वाइज, नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर,
आइटम वाइज देखो, हमारे पास एक आइटम पी है, उसका कॉस्ट है 38 लाख, एनआरवी 42 लाख, तो वैल्यूएशन कितना दिखाएंगे? 38 लाख। आइटम क्यू है, इसका कॉस्ट 29, एनआरवी 29, तो वैल्यू कितना दिखाएंगे? 29। आइटम आर है, इसका कॉस्ट 17 और एनआरवी 14, तो क्या दिखाएंगे? बोलो बेटा। 14, 81। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर का आ सकता है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। देखो, एक आइटम का कॉस्ट है 10, एनआरवी 12, तो वैल्यूएशन क्या दिखाएंगे? 10। 10 ही है तो क्या दिखाएंगे? 10 और 9 है तो क्या दिखाएंगे? 9। तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा एनआरवी क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है। एनआरवी, एनआरवी का मतलब होता है बेटा, एनआरवी का मतलब आपको ये होता है, एनआरवी कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। एनआरवी का मतलब एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड, दैट इज सेल्स कमीशन। आपके गोडाउन में जो माल है उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा, तो जो एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू है वही एनआरवी होता है। बट कभी कभी उसको बेचने पे खर्चा लगता है तो खर्चा भी माइनस कर देंगे, तो एनआरवी। तो देखो, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू 50,000 है और बेचने पे 10% कमीशन लगेगा, तो एनआरवी क्या हो गया बेटा? 45,000 से यहाँ पे कॉस्ट है 40,000, तो कॉस्ट है 40,000 और एनआरवी 45, तो वैल्यूएशन किस पे करेंगे? कॉस्ट 40,000 पे। एनआरवी, तो एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, और उसमें क्या रहेगा बेटा? कमीशन। क्या रहेगा बेटा? कमीशन। अब मैं आप लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? आपको, आपके पास रॉ मटेरियल रहता है उसका भी कॉस्ट जानना है, वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट इंटर में आके सीखना है, और फिनिश गुड्स का कॉस्ट भी जानना है। तो बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर थ्योरी आ गया तो इतने ही लिखना होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का में ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, माल खरीदते हो उससे रिलेटेड सारा कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, कन्वर्सन मतलब लेबर का खर्चा और फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर का खर्चा और फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्ट, और अदर कॉस्ट, और भी कोई खर्चा लगा उस सामान को यहाँ लाने के लिए, सब कुछ आएगा। तो देखिए बेटा, इतना बढ़िया से आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सिखाने जा रहा हूं मैं। ये देखो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा? आप खरीदते हो, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट कुछ नहीं करेंगे। क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ड्यूटीज टैक्सेस दो होते, एक मोदी जी वापस कर देते, वो कॉस्ट नहीं है, और एक मोदी जी वापस नहीं करते, वो कॉस्ट है। और कैरिज वगैरह लाने का खर्चा सब कुछ कॉस्ट में आता है, पैकिंग, कमीशन, कैरिज कॉस्ट में आता है। तो परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस प्लस कैरिजेज। एग्जाम्पल देखो, आपने 10,000 का माल खरीदा, 5% ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी मोदी जी वापस नहीं करेंगे, कैरिज। तो 10,000 का माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, मोदी जी वापस नहीं करेंगे, तो टैक्स लगेगा ना, कितना परसेंट? 10%। 10,000 पे नहीं, डिस्काउंट के बाद वाला फिगर पे, 10,000 पे नहीं, डिस्काउंट के बाद वाला फिगर पे, और कैरिज प्लस कर देंगे। दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट। अगर मोदी जी वापस करते हैं, मोदी जी वापस करते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी प्लस नहीं करेंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? 9,700। ये सामान खरीदते हैं उसका कॉस्ट है,
और सामान बनाते हैं उसका कॉस्ट यहाँ नहीं सीखना है, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सीख लेना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कन्वर्शन कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या है बेटा? रॉयल्टी। और ये कहाँ सीखेंगे कॉस्ट कैलकुलेट करना? कौन सा चैप्टर में सीखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे फिनिश गुड्स का। कॉस्ट में सामान खरीदने का, बनाने का, फैक्ट्री तक का सारा कॉस्ट आता है, बट ये 5 कॉस्ट में कभी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या क्या खर्चा? फैक्ट्री तक का खर्चा आ रहा है, इसलिए ऑफिस का खर्चा और सेलिंग का खर्चा कॉस्ट में नहीं आएगा। फैक्ट्री तक का आ रहा है ना, तो ऑफिस का एक्सपेंसेस भी नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि माल बनने के बाद, और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट। और एबनॉर्मल लॉस भी नहीं आएगा। 5 कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री, 5 नंबर मिल जाएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इंटरेस्ट। फिर बोलना एबनॉर्मल, स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, स्टोरेज। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सामान को लाने का खर्चा है तब आएगा, सामान को लाने का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है तो लाएगा, ऐसे ऑफिस का खर्चा रहने से नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। उसको लाने का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है माल का तो आएगा, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन लिखने से नहीं आएगा। और स्टोरेज, आपको तो पता ही है, दारू जितना पुराना होता है नशा उतना मजा आ जा रहा। पियक्कर बेटी आगे आगे, आजकल तुम लोग छोड़ दिया, ये पीने लगी आगे, कोई बात नहीं। कौन बताया तुमको? कहाँ सुनी हो? कभी आया इसका इफेक्ट? इंटर तक मत करना, उसके बाद जो करना है कर लेना, क्योंकि इंटर तक मेरे पालन पोषण में रहना है आपको। स्टोरेज अगर प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो स्टोरेज आएगा, अगर माल बनने के बाद स्टोरेज किया है तो नहीं आएगा। सो कॉस्ट में सब कुछ आएगा। 5 आइटम क्या क्या नहीं आएगा? एबनॉर्मल, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, स्टोरेज, इंटरेस्ट। स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो आएगा, एडमिन लाने के लिए लगा है तो आएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज कमीशन, बेचने का हमेशा एनआरबी ज्यादा ही रहता है, सिर्फ डैमेज आउटडेटेड गुड्स का ही एनआरबी क्या रहता है? कम। और ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब ऐसे इन्वेंट्री बोलते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, बट नॉर्मली इन्वेंट्री कॉस्ट पे ही होता है। किस पे होता है? कॉस्ट। तो कॉस्ट पे होता है तो एक ही सामान को बार बार खरीदते हैं, अलग अलग रेट पे बेचते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो कॉस्ट फॉर्मूला बता दिया गया है। 2 कॉस्ट फॉर्मूला है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन कॉस्ट मेथड। एक कॉस्ट मेथड और एक नॉन कॉस्ट मेथड। कॉस्ट फॉर्मूला क्या क्या है बेटा? कॉस्ट मेथड और एक नॉन कॉस्ट मेथड। क्या क्या है बेटा? कॉस्ट मेथड और नॉन कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड में हम लोग कॉस्ट देखते हैं, और जब हमारे पास कॉस्ट दी है तो कौन सा मेथड से चलेंगे? नॉन कॉस्ट मेथड। ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान देना। कॉस्ट मेथड में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कौन सा मेथड? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फिर फीफो या वेटेड या सिंपल। लीफो नॉट अलाउड, लीफो अलाउड नहीं है, बट पढ़ना है, आपके बुक में है। तो एग्जाम में आएगा कौन सा मेथड AS2 परमिट नहीं करता है? लीफो। कौन सा मेथड? लीफो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फिर फीफो, वेटेड, सिंपल, ठीक है। और नॉन कॉस्ट मेथड में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। तो बेटा आपको ये ध्यान देना है। तो ब्रॉडली कॉस्ट मेथड में कॉस्ट देखेंगे सबसे पहले क्या? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, वो नहीं सकेंगे तो फीफो, वेटेड, एवरेज। फीफो नॉट अलाउड
और नॉन कॉस्ट मेथड में स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल। तो यहाँ पे आपको फीफो, लीफो, वेटेड और एडजस्टेड पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम पे। तो फीफो मेथड पे हमारा एजम्पशन है इशू करेंगे कौन सा रेट से, ओल्डेज से, और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बच जाएगा, न्यू से। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? इशू करेंगे कहां से, ओल्डेज प्राइस से, और क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा न्यू प्राइस पे। कौन सा प्राइस पे? न्यू प्राइस। ये देखो परचेज किया था 5 तारीख को 100 यूनिट्स 10 करके, 10 तारीख को 200 यूनिट्स 11 करके, सेल किया 250। तो सेल करेंगे तो पहले एजम्पशन लेंगे 10 वाला माल जाएगा। कौन सा वाला? 10 वाला। तो 100 इंटू 10 और 150 यहां से चला जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक किससे बचेगा? 11 वाला से। किससे बचेगा बेटा? 11। तो फीफो में ये बात ध्यान रखना, इशू ओल्डेस्ट रेट से और क्लोजिंग स्टॉक न्यू रेट से। इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस होता है तो पुराना इशू करते तो सीओजीएस कम रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? नया प्राइस हाई, प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? हाई, नॉट एडवाइजेबल। ये ट्रू फॉल्स में 2 नंबर दिला सकता है। इन्फ्लेशन मेथड पे इन्फ्लेशन जब होता है राइज इन प्राइस तो स्टॉक इशू करेंगे पुराना वाला तो कॉस्ट कमेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये एकदम तोता के तरह रट लेना। इन्फ्लेशन के केस में फीफो मेथड में कॉस्ट क्या होगा? कम, क्लोजिंग स्टॉक होगा ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, सो नॉट एडवाइजेबल। लेकिन फॉल इन प्राइस के केस में जब सामान का दाम कमता है, फॉल इन प्राइस के केस में प्राइस कमने से कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा, स्टॉक क्या होगा? कम, प्रॉफिट होगा कम, तो क्या हो जाएगा? एडवाइजेबल। क्या आप लोग कोई स्टोर लेजर याद है? रिसीप्ट्स, इशू, बैलेंस, छोड़े इसको। LIFO मेथड नॉट परमिटेड बाई AS2, LIFO मेथड नॉट परमिटेड बाई AS2, फिर भी आपके बुक में समझना है। इशू करेंगे नया प्राइस से, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ओल्ड प्राइस। इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइस के केस में नया माल इशू करेंगे तो कॉस्ट हाई, क्लोजिंग स्टॉक लो, प्रॉफिट लो, एडवाइजेबल। और फॉल इन प्राइस पे आप सक जाएंगे। वेटेड एवरेज मेथड, डाउट है? वेटेड एवरेज मेथड पे हम लोग जब भी न्यू रेट पे माल आएगा, एवरी रिसीप्ट ऑफ मटेरियल पे एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी, और इसी रेट पे हम लोग मटेरियल इशू भी करेंगे और वैल्यूएशन भी करेंगे। देखो 5 तारीख को 100 यूनिट्स 10 में खरीदा, 10 तारीख को 200 यूनिट्स 11 में खरीदा, तो हम लोग 2 बार माल खरीदा। 100 इंटू 10 1000, 200 इंटू 11 2200, और क्वांटिटी 300। एवरेज रेट हो जाएगा 10.67। 250 इशू करेंगे इसी वैल्यू पे, और क्लोजिंग स्टॉक भी बचेगा इसी वैल्यू पे। और सिंपल एवरेज प्राइस मेथड पे समेशन ऑफ ऑल प्राइसेस बाय नंबर ऑफ प्राइसेस। देखो हमने एक बार 10 में माल खरीदा, एक बार 11 में, तो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा? 10.5। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे 10.5 पे। अभी हमने एक बार 5 रुपया में माल खरीदा, एक बार 5.5 में, एक बार 4.9 पे, एक बार 5.1 पे, एक बार 5.2 पे, 5 डिफरेंट प्राइसेस पे माल खरीदा। तो एवरेज में 5 प्लस 5.5 प्लस 4.9, 5.1 प्लस 5.2 बाई 5, 5.14, और क्लोजिंग स्टॉक 1000 होगा। तो इसी पे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब ये कैलकुलेटर को मैंने 200 में खरीदा, बिल से मिलाओ 200 स्टॉक दिखाओ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ओके,
और बेटा एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड, अभी सीए इंटर में एग्जाम पे जो क्वेश्चन मैंने आपको फाउंडेशन में कराया था वो आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड पे क्या करते हैं बेटा, जब लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स रहता है, बहुत रैपिडली, मतलब वो ट्रेडिंग कंसर्न में भर के स्टॉक है, पॉसिबल नहीं है, तो एमआरपी आपको पता है, इस कैलकुलेटर का एमआरपी आपको पता है बट कॉस्ट आपको पता नहीं है। उल्टा करेंगे, एमआरपी से प्रॉफिट माइनस कर देंगे। 200 में बेचना है, 50 रुपया प्रॉफिट खाते हैं, 200 में बेचेंगे 50 प्रॉफिट खाते, तो हमारा कॉस्ट क्या हो गया 150। तो एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड में सेल्स वैल्यू से एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते, सेल्स वैल्यू से एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते, तो क्या बन जाता है बेटा कॉस्ट। देखो एग्जांपल, सेल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक, मेरे पास जो स्टॉक है उसका सेल्स वैल्यू 1000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 200 है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 800। दूसरा एग्जांपल, सेल्स वैल्यू 1000 है, जीपी रेट 20% ऑफ सेल, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 800। सर जीपी रेट नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जो सेल किया प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू, स्टॉक एट कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस जीपी। इस पे भी आपको एग्जांपल करा रहा हूं मैं, देखिए मैंने 10,000 का माल खरीदा, कुछ माल बेच दिया 9,000 में और कुछ बेचेंगे 3,000 पे। 10,000 में टोटल माल खरीदा, 9,000 में बेच दिया और कुछ बचा है, कितना में बेचेंगे 3,000। तो 10,000 का माल है, 12,000 में बेचोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। जीपी रेट 2,000 बाई 12,000 इंटू 100, 16.67%, कितना परसेंट 67। अब क्लोजिंग स्टॉक 3,000 दिया है सेल प्राइस पे, इससे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे 16.67% ऑफ 3,000, 16.666666 पूरा कर देना तो 500 आ रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 2,500। ये एग्जाम्पल आपको 5 नंबर दिला सकता है, इसलिए मैं और एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। देखो मैंने माल खरीदा कितना में 20,000 और कुछ सामान बेच दिया 21,000 पे और कुछ को बेचेंगे कितना में 4,000, तो हम लोग 25,000 में सारा माल कितना में बेचेंगे 21,000 प्लस 25,000 में बेचेंगे और कॉस्ट कितना है 20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। जीपी रेट ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स कितना परसेंट 20%। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 4,000 का है, उसमें जीपी कितना परसेंट है 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा 3,200। ऐसा आपके मैट पे 3-4 क्वेश्चंस में कराया था, 2 एग्जाम्पल भी करा दिया। और एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है, ये बेसिकली क्रूड ऑयल वगैरह पे लगता है, आपको कुछ भी नहीं जानना है। इसके साथ एक छोटा सा थ्योरी है और इसके बाद फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन है, फिजिकल वो भी समझा के हम लोग सारे सम्स करने वाले। अभी एक थ्योरी देख लो ना बेटा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड का सिस्टम। बेटा इन्वेंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी बिजनेस के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी चोरी चपाटी का चांसेस भी रहता है। तो बड़ा बड़ा बिजनेस क्या करता है ना, डेडिकेटेड टीम रख देता है इन्वेंट्री को देखने के लिए। जो स्टोर लेजर बनाए थे ना आप लोगों ने, हर एक रिसिप्ट के बाद स्टॉक प्लस, हर एक इशू के बाद स्टॉक माइनस, उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें एवरी रिसिप्ट और इशू के बाद स्टॉक को अपडेट कर देते हैं।
कॉस्टली सिस्टम है, बड़े बिजनेस पे फॉलो होता है, उसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? इन्वेंट्री सिस्टम। और एक है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। छोटे छोटे बिजनेस है, माल आता है आने दो, जाता है जाने दो, एक एक महीना के बाद देखेंगे, साल के लास्ट में देखेंगे, कौन इतना खर्चा करेगा, तो उन लोग कहते हैं पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल कॉस्टली है, इफेक्टिव है बड़े बिजनेस पे, और पीरियोडिकल रेगुलर इंटरवल पे। कब पे बेटा? रेगुलर इंटरवल पे। इज अ मेथड ऑफ एसेटिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। एक साल के लास्ट में फिजिकल काउंट ले लेंगे। डन। ये दो टर्म से थोड़ा फेमिलियर रहना। अब इसके बाद आपका शुरू होएगा फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। बेटा आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च 23 को। अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होता है बेटा? 31 मार्च 23 को। बट आपने स्टॉक टेकिंग किया है 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल का स्टॉक तो मार्च में नहीं लिखेंगे ना। 10 अप्रैल का स्टॉक तो मार्च में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 अप्रैल में तो परचेज प्लस हो गया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो गया है। तो 10 अप्रैल का स्टॉक देगा तो उसको मार्च में कैसे बनाएंगे? 10 अप्रैल का स्टॉक को मार्च कैसे बनाएंगे? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड प्लस हो गया तो क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो गुड्स बेच दिया है वो चला गया, उसको क्या कर देंगे? प्लस। 10 अप्रैल का स्टॉक को मार्च कैसे बनाएंगे? 10 अप्रैल तक जो परचेज रिसीव किया है वो माइनस, और 10 अप्रैल तक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है उसको क्या कर देंगे? प्लस। इस पे सम्स करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद में। कभी कभी हम लोग 20 मार्च को स्टॉक ले लिए, बट चाहिए कब का बेटा? 31 मार्च। 20 मार्च का स्टॉक ले लिया, चाहिए 31 मार्च, तो कैसे बनाएंगे? 20 मार्च के बाद परचेज को क्या कर देंगे? प्लस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देंगे? माइनस। अगर स्टॉक 10 अप्रैल को लिया है तो बैक कैसे आएंगे? परचेज माइनस और COGS प्लस। और 20 तारीख को 31 मार्च कैसे बनाएंगे? परचेज प्लस COGS माइनस। बुक अभी मत खोलो, जब सम्स कराएंगे मैं खोलूंगा। 10 अप्रैल को मार्च कैसे बनाएंगे? परचेज माइनस COGS प्लस। और 20 मार्च को 31 मार्च कैसे बनाएंगे? परचेज प्लस COGS माइनस। वेरी गुड। यस बेटा, अपने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करेंगे अभी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, आप लोग क्लास में किए थे फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे पेपर सेटर ने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछा है 31 मार्च 2020 का। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज दे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, सेल्स। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री 31 मार्च 2019 मतलब लास्ट ईयर का 17,500 रिटर्न ऑफ originally purchased 50,000, sold 45. Bearing these transactions, gross profit remain 20% on sale. आपसे इन्वेंट्री मांगा है तो बेटा आप एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे।
परचेज दिया हुआ है, परचेज लिख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वो भी लिखेंगे आप लोग। सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पे नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पे नहीं आता है। फाइनेंस चार्ज ट्रेडिंग पे नहीं आता है। और सेल्स तो आता है ना बेटा, बाई क्या लिख देंगे, सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, तो यहाँ पे स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सारा फिगर दिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा, देखना 1,42,500। नेक्स्ट बेटा परचेज कितना दिया है, परचेज 7,62,500। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000। सेलिंग नहीं आता है, एडमिन नहीं आता है, फाइनेंस नहीं आता है। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना है बेटा 12,45,000। नेक्स्ट एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 19 का ही इन्वेंट्री 1 अप्रैल 19 का बनेगा। 17,500 रिटर्न ऑफ फ्रॉम ओरिजिनल आइटम परचेजेस 50,000। आपने कोई सामान खरीदा था 50,000 पे, 17,500 उसका वैल्यू कम कर दिया और बाद में 45,000 पे बेच दिया। तो बेटा इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गुड्स। देखिए आपने कोई सामान 50,000 में खरीदा था और उसका वैल्यू 17,500 कम कर दिया और 45 में बेचा, तो इस पे आप जीपी रेट मेंटेन नहीं किए, तो इसको हम लोग स्टॉक से हटा देंगे। तो ये ओपनिंग स्टॉक पे है, कहाँ पे है, और सेल कर दिया तो कहाँ पे भी है, सेल्स पे। तो ओपनिंग स्टॉक से भी एबनॉर्मल गुड्स को हटा देंगे और सेल से भी हटा देंगे। सेल्स वाला फिगर आसान है बेटा। लेस सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स कितना में बेचा 45,000। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल गुड्स है, कितना है एबनॉर्मल गुड्स, ये देखिए 50,000 में खरीदा था, 17,500 कम कर दिया, तो कितना वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, 50,000 का माल था, 17,500 कम कर दिया, 32,500। तो एबनॉर्मल गुड्स हटा दिया क्योंकि जीपी रेट काम नहीं करता इस पे। 1,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट पेपर सेटर ने दिया है 20% ऑफ सेल्स, तो सेल्स 12 लाख पे प्रॉफिट होगा ना। एबनॉर्मल गुड्स तो लॉस पे बेचते आप। 20% ऑफ 12 लाख 2,40,000। और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, फटाफट बताना। $62,500। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने क्लास में किया है। 3 क्वेश्चन मैंने करवाया इस पे, और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है डिफरेंट टाइप का। ये आपको करने का मन है तो कर सकते हैं, सेम ही है। ओपनिंग स्टॉक दिखाया, परचेज दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग, फिर COGS माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला सॉल्यूशन आपके पास है, ज़रूर ज़रूर से आप लोग देखना। एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके कॉपी में 3 बार ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। छोड़े इसको। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन पे। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन पे
दो कंसेप्ट हैं। एक है हम लोग 31 मार्च के बाद स्टॉक टेकिंग किए। कब किए? 31 मार्च के बाद। 31 मार्च के बाद दैट इज 10 अप्रैल को स्टॉक लिया आपने। हमें चाहिए 31 मार्च का स्टॉक, बट अपन 10 अप्रैल का स्टॉक लिए। तो क्या हो गया 10 अप्रैल का स्टॉक में क्या क्या आ गया सर? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो परचेज एंड रिसीव किया वो प्लस हो गया। बोलो बेटा। तो 10 तारीख तक कोई माल खरीदा था, आ गया रिसीव्ड, वो स्टॉक में आ गया, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच जो माल बेच दिया वो माइनस हो गया स्टॉक में, बट मार्च में था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस। दो ही बात है। अगर हम लोग मार्च में स्टॉक नहीं लेके अप्रैल में लिए तो अप्रैल मंथ पे जो भी परचेज एंड रिसीव्ड प्लस हो गया उसको क्या कर देंगे? माइनस। और अप्रैल मंथ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी हुआ उसको क्या कर देंगे? प्लस। और कुछ नहीं करना है। तो फिर हमारा स्टॉक बन जाएगा 31 मार्च का। और कभी कभी हम लोग स्टॉक मार्च 31 को नहीं लेंगे, हमें पता है बिजी रहते हैं, 20 मार्च को ले लिए, 20 तारीख को ले लिए। 20 मार्च का स्टॉक है, बट 31 मार्च कैसे बनाएंगे? तो 20 मार्च से 31 मार्च तक जो परचेज किया उसको क्या करेंगे? प्लस। और जो बेच दिया वो माल चला गया उसको क्या करेंगे? माइनस। अगेन तो ये इलस्ट्रेशन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से देखेंगे। A trader prepare his accounts on 31st March. Due to unavoided reason, inventory could not be taken till 15th April and the total cost of goods came to 5 lakh. 15th अप्रैल को आपने स्टॉक लिया और उस दिन स्टॉक का वैल्यू है 5 लाख। कब लिया स्टॉक? 15th अप्रैल को, और स्टॉक का वैल्यू कितना है? 5 लाख। The following facts were established. You are required to ascertain stock on the date of 31st March. 31st मार्च का स्टॉक चाहिए। आपके पास 15 अप्रैल का स्टॉक है, कितना बेटा? 5 लाख। और ये ट्रांजैक्शन है, सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स, परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज, सेल्स रिटर्न, गुड्स आर सोल्ड 20%, प्रॉफिट ऑन सेल। जो परचेज हुआ स्टॉक में था नहीं मार्च में, अभी परचेज हुआ प्लस हो गया, इसको क्या करेंगे? माइनस। कितना माइनस करेंगे? 50,340। कैश क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है। और जो बेच दिया हम लोग अपन अप्रैल में बेचे, बट मार्च में तो वो माल था ना, उसको क्या करेंगे? प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है, सेल्स पे नहीं, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स कितना है बेटा? सेल्स 4 लाख। सेल्स कितना है बेटा? 4,10,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 10,000, तो सेल्स कितना हो गया बेटा? 4 लाख प्लस जीपी 20%, 80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस करेंगे और परचेज माइनस करेंगे, कितना स्टॉक आ गया? $7 लाख 769,660। ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के एग्जाम पे आएंगे। तो अपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारा किए थे, छोटे छोटे सम्स भी किए थे, छोड़े इसको। ओके, अब मैं आप लोगों को और फिजिकल वेरिफिकेशन का क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये देखिए, एक्सरसाइज पे आइए, ये बोर्ड पे देखिए। X was closing his books 31st March, failed to take actual stock 9th अप्रैल को लिया 2,50,000। 9th अप्रैल को स्टॉक
दिखा 2,50,000 का. It was founded, sales are recorded in sales book on the same day of dispatch and return inward as and when goods are received back. सेल्स का एंट्री बुक में उसी दिन करते हैं जिस दिन माल डिलीवर करेंगे. ये मैंने माल आपको बेचा, आज आप ले रहे हैं तो आज जा भी रहे हैं और बुक्स में भी रिकॉर्ड करेंगे, तो फिजिकल भी चला जाएगा और बुक्स में भी चला जाएगा. डन. ये मैंने आज बेचा, आप ले गए आज, तो मेरा फिजिकल भी स्टॉक कम गया और बुक्स में भी आज ही लिखेंगे, बुक्स में भी स्टॉक कम गया. एंड रिटर्न इनवर्ड भी सेम है, आपने वापस किया तो मेरा फिजिकल स्टॉक भी बढ़ गया और बुक्स में भी मैंने रिसीव दिखा दिया. डन. तो सेल्स के कारण बुक्स और फिजिकल में डिफरेंस नहीं आएगा. परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक वंस इनवॉइसेस आर रिसीव्ड. लेकिन परचेज में थोड़ा सा गड़बड़ है. ये माल मैंने खरीदा ना, माल आए चाहे ना आए, मेरे पास बिल आ गया. क्या आ गया? बिल आ गया, तो मैं बुक में लिख दूंगा, बट फिजिकली तो माल ट्रक में आएगा धीरे धीरे, अभी तक आया ही नहीं. जब हम परचेज करते हैं ना, बिल पहले आ जाता है तो बुक्स में लिख देते. कहाँ लिख देते? लेकिन फिजिकली माल तो बाद में आता है. तो परचेज को लेकर बुक्स और फिजिकल में डिफरेंस आ सकता है. इट वॉज फाउंडेड, सेल्स हुआ है 17,200 और परचेज हुआ है 1,200. आउट ऑफ दिस 500 नॉट रिसीव्ड. गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग मार्च बट गुड्स रिसीव अप्रैल में. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल. ये सब में फिजिकल स्टॉक मांगा है. फिजिकल स्टॉक 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक मांगा है. फिजिकल स्टॉक तो देखो बेटा, 9 अप्रैल का स्टॉक है 2 लाख कितना बेटा? 50,000 है ना. अब अपन क्या किए? सेल किए हैं अप्रैल में. अप्रैल में सेल किए तो स्टॉक से तो माइनस हो गया, बट ये माल तो फिजिकली मार्च में था ना, इसको क्या करेंगे? प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो सेल कितना में किए हैं बेटा? सेल कितना में किए हैं? 17,200. बोलो भाई, बोलो भाई. और प्रॉफिट कितना है उसमें? प्रॉफिट कितना है? 1/4. या 4,300. तो कॉस्ट कितना हो गया? 12900 को क्या करेंगे? प्लस. अब नेक्स्ट देखो, अपन परचेज किए हैं 1200 का माल अप्रैल में. का बेटा? अप्रैल में. लेकिन 500 तो अभी तक आया ही नहीं, तो रिसीव्ड कितना हो गया अप्रैल में? रिसीव्ड इन अप्रैल 1200 का माल खरीदे, 500 तो आया नहीं, 700. तो 700 का स्टॉक हमारे गोडाउन में 9 तारीख तक आ गया, बट ये मार्च में तो था ही नहीं ना. इसको क्या करेंगे बेटा? परचेज एंड रिसीव्ड. परचेज एंड रिसीव्ड माइनस कर देंगे. लेकिन कितना माइनस करेंगे? 700. कितना माइनस करेंगे? 700. कितना माइनस करेंगे? क्योंकि ये हम अपन अप्रैल में खरीदे 1200 थे, बट आए ही नहीं 500. तो फिजिकल स्टॉक में जब हम लोग 9 तारीख को स्टॉक लेंगे 700 ही तो मिला ना. तो 9 तारीख का स्टॉक में 700 आया, बट वो मार्च में था ही नहीं, तो क्या करेंगे उसको? माइनस. इज इट ओके? अगर ये लाइन नहीं देता 500 नॉट रिसीव, तो अपन 1200 माइनस करते हैं. लास्ट सम में तो किए ही थे. और एक गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग मार्च
बट रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल। अपन मार्च में माल खरीदे थे बट मिला कितना तारीख को? 4 तारीख को, 4 अप्रैल को। मार्च में माल खरीदे थे, मार्च में माल खरीदे थे, 4 तारीख को स्टॉक में आ गया, यानी इसमें प्लस हो गया 2,50,000 पे। अपन को फिजिकल चाहिए। आज कुछ है क्या? कुछ फेस्टिवल, पूजा पाठ? ओके, कोई बात नहीं। फिजिकली क्या ये माल मार्च में था? अपन मार्च में खरीदे थे। कब खरीदे थे? बट मार्च में खरीदे थे, आया अप्रैल में। अगर बुक्स का स्टॉक मांगते तो ठीक है, आ गया तो अच्छा है, बट क्या स्टॉक मांगा इन्होंने? फिजिकल। तो फिजिकली ये तो मार्च में नहीं था, तो फिर ये भी माइनस कर देंगे। कितना बेटा? 1,000। तो ये फिजिकल स्टॉक आ गया आपका 2,61,200। अगर बुक्स का मांगता है ना तो इस 1,000 को कुछ भी नहीं करते। बुक्स का मांगने से 1,000 कुछ भी नहीं करते। बोलो विनीत, कोई डाउट है? $2,61,200 डन। फिजिकल स्टॉक मांगा है। अगर बुक का स्टॉक मांगता तो बुक में मार्च में आ गया, अप्रैल में भी आ गया माल, तो इसको कुछ नहीं करते बेटा। ये सम अभी अभी मैंने करवाया था, बट यहाँ पे प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट दिया है, तो सेल्स पे क्या आ जाएगा? 1/5। इस बार एक्सपेक्टेड है ऐसा क्वेश्चन आना, और ये क्वेश्चन तो लास्ट एग्जाम में ही आया था, और ये तो 2 बार नवंबर में आ गया, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 4 नंबर है। आइए पहले 4 को कराता हूं मैं। फिजिकल वेरिफिकेशन 23 जून को किया। फिजिकल वेरिफिकेशन 23 जून को किया। 23 जून को फिजिकल लिया, एंड द स्टॉक 48 लाख, और 30 जून को चाहिए, 30 जून का स्टॉक चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? पहले स्टॉक ले लिए, तो 23 जून के बाद कोई परचेज किया होगा तो प्लस कर देंगे, और सेल किया होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। आगे, आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 अनसोल्ड। अपन कंसाइनमेंट बेसिस पे कोई माल भेजा था, कहीं भी वो हमारा ही माल है, बिका नहीं, तो इसे हम लोग क्या दिखा देंगे? स्टॉक में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। परचेज किया था 4 लाख, उसमें से 1,60,000 5 जुलाई को है, उससे कोई मतलब नहीं। अपने 30 जून तक माल खरीद लिया, 30 जून तक माल खरीद लिया, तो वो 30 जून के स्टॉक में आएगा। तो कितना प्लस कर देंगे बेटा? 4। कितना प्लस कर देंगे? 4 लाख। 160 जुलाई पे आया। हाँ, फिजिकल पूछता तो 160 नहीं आता, बट हम लोग का स्टॉक मतलब बुक्स का स्टॉक हमेशा दिखाते हैं। अगर हमने 30 जून तक माल खरीद लिया, मिले तो भी स्टॉक में दिखाएंगे, ना मिले तो भी स्टॉक में दिखाएंगे। हाँ, फिजिकल बात करेंगे तो वो नहीं मिला, फिजिकल नहीं बोला तो बुक्स का बोला। तो आपने 30 जून तक माल खरीद लिया, मिलो तो भी आपका स्टॉक है, नहीं मिलो तो भी आपका स्टॉक है। विनीत को क्या गम है? तो प्लस 4 लाख, प्लस 4 लाख। अब सेल्स, सेल किए 30 जून तक, तो अपना स्टॉक क्या हो जाएगा? कम जाएगा। सेल्स 13,60,000 which includes 3,20,000 sent on approval. Half goods were returned before 30 June, और बाकी का कुछ भी नहीं बोला, तो उसको भी अनअप्रूव्ड ही समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? अनअप्रूव्ड। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। फिर गुड्स आर सोल्ड कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑन कॉस्ट है, सेल्स पे क्या हो जाएगा? 1/5।
गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 सोल्ड एट 1,20,000। बहुत लोचा है इसमें, ध्यान से देखना। सेल है 13,60,000 का, कितना का? 30,60,000। उसमें से अप्रूवल बेसिस पे कितना है? अप्रूवल बेसिस पे 3,20,000। तो सेल्स कितना हो जाएगा? एक्चुअल सेल्स 13,60,000 का सेल था, 3,20,000 माइनस कर देंगे, 10,40,000 सेल है, ये एक्चुअल सेल है। अब देखेंगे हाफ ऑफ दिस गुड्स रिटर्न, 50% रिटर्न कर दिया, 1 लाख कितना बेटा? और 50% नो इंटीमेशन, नो सेल। तो ये भी सेल नहीं हुआ, ये भी सेल नहीं हुआ, ये भी सेल नहीं हुआ। तो सेल नहीं होगा तो स्टॉक से माइनस नहीं करना। अगर सेल हो जाता तो स्टॉक से माइनस करते हैं। तो 13,60,000 का सेल में 3,20,000 तो सेल ही नहीं हुआ, क्योंकि 1,60,000 का माल ही वापस आ गया और 1,60 का शुभम के पास माल पड़ा है, डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो ये भी अनअप्रूव्ड। तो सेल हुआ कितना? 10,40,000। सेल हुआ कितना? 10,40,000। बट हम लोग स्टॉक तो सेल्स वैल्यू पे नहीं दिखाते, कॉस्ट पे। किस पे दिखाते? कॉस्ट पे। तो यहाँ भी दो टाइप का सेल है। इसमें बोला 2,40,000 का माल 1,20,000 में बेचा, एबनॉर्मल सेल। 1,20,000 में माल बेचा, लेकिन कॉस्ट चला गया, कितना का माल चला गया? 2,40,000। बोला हाउएवर गुड कॉस्टिंग 2,40,000, 2,40 का माल कितना में बेच दिया? 1,20,000 में। तो एबनॉर्मल गुड्स का सेल 1,20,000, बट हमारे दुकान से तो माल जाएगा कितना का? 2,40,000। तो नॉर्मल सेल कितना होगा? नॉर्मल सेल 10,40,000 का माल बेचा, उसमें से गंदा माल बेचा 1,20,000 का। 10,40,000 का माल बेचा, उसमें से एबनॉर्मल गुड्स बेचा 1,20,000 का। तो नॉर्मल गुड्स का सेल कितना हुआ बेटा? 9,20,000। इसमें जीपी कितना है? जीपी 1/5। 1,84,000। तो ये COGS हो गया। COGS 7,36,000। तो अपने माल बेचे थे 1 लाख, अपने माल बेचे थे, सेल किए थे 13,60,000 का, उसका अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे। कितना अप्रूवल बेसिस पे? 3,20,000 नॉट सोल्ड, ये बिका ही नहीं, तो ये स्टॉक से माइनस नहीं करेंगे। तो सेल हुआ कितना? 10,40,000 का ही सेल हुआ। डन। इसमें से एबनॉर्मल गुड्स का सेल किए थे कितना? 1,20,000 में, बट हमारा सामान गया कितना? 2,40,000। तो हमारा अच्छा सामान का सेल कितना हुआ? नॉर्मल सेल 10,40 से 1,20 माइनस कर देंगे, 9,20,000। इससे जीपी हमारा है 1,84,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,36,000। तो हम लोग जो भी माल बेचे हैं ये माल गया है। एबनॉर्मल गुड्स गया कितना? 2,40,000 और नॉर्मल गुड्स गया कितना? 7,36,000। और अप्रूवल बेसिस पे जो माल गया था वो आ भी गया और आपके पास भी है, वो मेरे ही माल है क्योंकि वो बिक्री नहीं हुआ।
तो सेल के नाम पे कितना माइनस करेंगे, 2,40,000 और 7,36,000। देखो तो फटाफट कैलकुलेटर में, 48 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 4 लाख माइनस 2,40,000 एबनॉर्मल गुड्स माइनस 7,36,000 44 लाख 64। इनके करने का तरीका थोड़ा अलग है, आप बुक के तरीका से नहीं करोगे, जैसे मैंने कराया था वैसे ही करोगे। ये 10 नंबर के लिए लास्ट टू लास्ट नवंबर में आया था, तो एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है, 5 स्टार में रखना। ये आप लोग को समझ में आया? क्लास में ऐसे ही समझाया गया था आप लोगों को, अभी रिवाइज कर दिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। बेटा आपको कोई डाउट है? सेकंड बेंच, इलेक्शन का रिजल्ट के कारण हो रहा है क्या? इसका तो इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा। कुछ क्या हो रहा है भाई, नीचे क्रैकर्स इतना ब्रस्ट हो रहा है। जो सबसे लेट है उसको पता होगा। यस गौरव, दिस इज ओके, छोड़े इसको। और एक समय ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान सोड नेट प्रॉफिट, ये तो लास्ट एग्जाम में ही आ गया था मेरे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान सोड नेट प्रॉफिट 6 लाख after considering closing stock 3,75,000. Subsequently, following informations were obtained: 1, 2, 3, 4, 5. कैलकुलेट स्टॉक पूछा है 31 मार्च का, स्टॉक तो 31 मार्च का दिया ही है 3,75,000, शायद कुछ गड़बड़ होगा। और पूछा है प्रॉफिट भी गड़बड़ है, प्रॉफिट भी ठीक करना है। तो पहले स्टॉक को ठीक करते हैं, फिर प्रॉफिट देखेंगे। स्टॉक पेपर सेटर ने कितना दिया है, 3,75,000। परचेज इंक्लूडेड 15,000 फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्टॉक से मतलब नहीं। हनुमान गेव अवे गुड्स 40,000 for which no entry is made, no problem. Invoice of goods 2,50,000 entered in 27 March, but goods were not included in stock. अपने मार्च में सामान खरीदे हैं, but goods were not included in stock. स्टॉक में नहीं डाला, तो डालना चाहिए ना, डालेंगे। कितना डालेंगे, 2,50,000 in March. गुड्स 2 लाख सोल्ड डिलीवर्ड, फिर मार्च में माल बेच भी दिया, दे भी दिया, सेल अप्रैल में डाला। तो ये तो स्टॉक का कोई चक्कर नहीं है, मार्च में बेचा और दे भी दिया, सेल्स का एंट्री नहीं किया। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग 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 कॉस्ट है, सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। Approval was given in April. These were taken as sales of March. इसको हम लोग कहाँ पे डाल दिए बेटा, अप्रूवल दिया है कब, अप्रैल में, और इसको हम लोग सेल्स दिखा दिए कब बेटा, मार्च में। तो मार्च में तो सेल नहीं हुआ, तो स्टॉक को हम पे भेजते हैं, सेल नहीं हो तो स्टॉक दिखाते हैं ना। कॉस्ट में कितना बेटा, 75, कितना आया, 7 लाख। तो देखो बेटा, स्टॉक
कौन सा क्वेश्चन था? या कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक परचेज गुड्स लाइंग विद कस्टमर, इज इट ओके? समझ में आ गया? और दूसरा, और पेपर सेटर ने क्या पूछा है? पेपर सेटर ने पूछा है कि नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कीजिए। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं अभी आपके सामने, आप सभी देखिए। प्रॉफिट तो इन्होंने दे रखा है कितना, 6 लाख। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 6 लाख। परचेज इंक्लूडेड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, परचेज में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ गया, तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको सिखाया गया था, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू परचेज। क्या है, क्या सिखाया गया था? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू परचेज। लेकिन फाइनल अकाउंट बन गया तो 2PL एडजस्टमेंट, 2PL एडजस्टमेंट क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना बेटा? 15,000। आप परचेज में एसेट का परचेज डाल दिए, तो आप परचेज कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हनुमान गेव अवे गुड्स 40,000 फ्री सैंपल, नो एंट्री मेड। सैंपल में कोई सामान देते हैं तो इसका एंट्री होता है एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, बट फाइनल अकाउंट बन गया है तो PL एडजस्टमेंट टू PL एडजस्टमेंट, तो डेबिट क्रेडिट क्या आ जाएगा? 0। PL एडजस्टमेंट भी डेबिट, PL एडजस्टमेंट ही क्रेडिट, तो फिर इसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनवॉइसेस फॉर गुड्स 2,50,000 एंटर 27 मार्च। आपने माल खरीदा था मार्च में, परचेज में एंट्री कर दिया, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, बट माल नहीं आया तो गुड्स नॉट इंक्लूडेड। बेटा परचेज में दिखाएंगे तो स्टॉक भी तो दिखाना ही पड़ेगा ना बेटा, बोलो बेटा। तो स्टॉक नहीं दिखाया, अब स्टॉक दिखा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2,50,000। इन मार्च गुड्स 2 लाख सोल्ड, मार्च में माल बेचा, दे भी दिया, अप्रैल में सेल्स दिखाया। गंदी बात, मार्च का सेल तो मार्च में दिखाओ, सेल दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना रुपया बेटा? बोलो। 2 लाख। डन। और गुड्स कॉस्टिंग 75,000, अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते हैं, अप्रूव नहीं होता तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाए थे, सेल्स कैंसिल करते हैं। सेल्स कैंसिल करने का एंट्री क्या होता था बेटा? सेल्स टू डेटर और स्टॉक टू ट्रेडिंग, यू रिमेंबर? सेल्स टू डेटर और स्टॉक टू ट्रेडिंग। स्टॉक तो हमारा 75,000 ही आएगा, बट सेल्स तो 75,000 ही आएगा। कॉस्ट 75,000 था, प्रॉफिट कितना था देखो ना, 1/3 ऑन कॉस्ट ही था ना, तो 25,000। 1 लाख। सेल्स कैंसिल करेंगे कितना बेटा? 1 लाख। तो सेल्स तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PL एडजस्टमेंट। तो PL एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे तो हमारा सेल्स कम कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम जाएगा। और स्टॉक बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए आपके एग्जाम पे। कितना हो गया? 10,40,000। आपको इसी तरह से क्लास में सिखाया गया था। 10,40,000। ये बुक का करने का तरीका कुछ अलग ही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जैसे मैंने सिखाया वैसे भी कर सकते हो। तो ये आपका फिजिकल स्टॉक का था। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, बाकी वहाँ से। क्या आपको समझ में आया? यस। और बाकी का फीफो लीफो तो बड़ा आसान ही होता है।
तो क्या छोड़े इन्वेंट्री वैल्यूएशन? वेरी गुड।